हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से राहुल बाहर, गहलोत और थरूर में होगी लड़ाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। अभी तक एक नियम चलता आ रहा था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार से ही होगा, लेकिन अगर हम पिछले 2 दशक की बात करें तो उसमें एक बार पीवी नरसिम्हा राव जब अध्यक्ष बने थे तो वो प्रधानमंत्री भी बने थे। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को ये डर भी है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा तो शायद अगर कभी कांग्रेस आती है सत्ता में तो अध्यक्ष पद के नाते प्रधानमंत्री भी वही बनेगा। इसमें जो अब दो लोग चुने गए हैं, एक हैं गहलोत, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और एक हैं शशि थरूर जो कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर इनके स्टेटमेंट माने जाते हैं। इन दोनों ने ही अध्यक्ष पद बनने के लिए अपने नामांकन की घोषणा करी है। अशोक गहलोत जो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मिले भी हैं, उनसे जब प्रेस वार्ता में पूछा गया कि क्या आप एक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यक्ष पद हासिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री, देख कांग्रेस का ऐसा नियम है कि कोई भी मंत्री 2 पद हासिल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यानी कि वो अभी भी राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि फिर भी जो पार्टी बोलेगी, जैसा निर्णय पार्टी का होगा उसको ही मैं फॉलो करूंगा। अब वहीं शशि थरूर, हालांकि शशि थरूर के लिए इसमें थोड़ी सी मुश्किलें इसलिए आ रही हैं क्योंकि अशोक गहलोत सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं और उनके ही ज़्यादा संभावना है अध्यक्ष बनने की। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नहीं रहे हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कल 10:20 पर एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। वो 42 दिन से वेंटिलेटर पर थे। गुरुवार सुबह 10 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, व अन्य प्रमुख हस्तियां उनके निधन पर शोक जताए हैं। 58 वर्षीय राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त की सुबह ट्रेडमिल पर दौड़ते समय हार्ट अटैक आने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, विलुप्त तालाबों की तलाश के लिए गांवों के राजस्व रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार। देश में विलुप्त हो चुके प्राचीन पोखर, तालाब, सरोवर, जलाशयों को तलाशने के लिए सरकार गांवों के राजस्व कार्ड खंगालेगी। जल संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देने की नीति के तहत यह कवायद शुरू की गई है। इसके लिए ऐसे सभी पुराने जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने का भी अभियान चलाया जा सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुराने तालाबों का पता कर उन्हें चिन्हित करने और उनकी जियो टैगिंग करने को भी कहा है। देश में अब तक 18 लाख नए पुराने तालाबों की जियो टैगिंग यानी कि भौगोलिक स्थिति की सटीक जानकारी की जा चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसमें विशेष बातचीत में बताया कि संविधान में जल राज्य का विषय है, जिससे जलाशयों का कोई केंद्रीकृत डाटाबेस उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, कार में सीट बेल्ट अलार्म लगाना होगा अनिवार्य। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकार ने पिछली सीट पर बैठे सवारी के लिए बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग लागू करने का विचार कर रही है। सीट बेल्ट नहीं लगाई तो ऑडियो वीडियो अलार्म बजेगा। अब निर्माताओं के लिए M और N कैटेगरी के सभी वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अलार्म लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही ओवर स्पीड अलार्म भी कार में लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए मंत्रालय ने कार निर्माताओं के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय में आया है जबकि देश में रोड सेफ्टी को लेकर काफी गंभीर चर्चा हो रही है। मंत्रालय की ओर से जारी नए प्रस्ताव पर 5 अक्टूबर तक कार निर्माताओं व आम लोगों की राय मांगी गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि आर्थिक आरक्षण से क्या मेरिट के हिस्से में कटौती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का मतलब है कि बाकी का 50% ओपन कैटेगरी के लिए मेरिट के आधार पर होगा। अगर उसमें से 10% आरक्षित कर दिया जाता है तो क्या मेरिट के हिस्से में कटौती नहीं होगी।
कोर्ट का एक और सवाल था कि एससी एसटी और ओबीसी की क्रीमी लेयर जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है वह भी 50% की ओपन कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करता है। अगर उसमें से 10% सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया जाता है तो ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 40% हिस्सा बचेगा। ऐसे में किसका हिस्सा कटेगा, मामले में गुरुवार को भी बहस जारी रहेगी। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पांडीवाला की 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरुद्ध दलीलें दी गई हैं कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी के गरीबों को जाति के आधार पर बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहां पर किसी कानून को नहीं बल्कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है। अगर संविधान संशोधन को संवैधानिक प्रावधानों पर नहीं बल्कि संविधान के मूल ढांचे के आधार पर परखा जाएगा, याचिकाकर्ताओं को साबित करना होगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान ने मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने मेहता से पूछा कि आर्थिक आरक्षण लागू करने का क्या प्रावधान है, तो क्या प्रभाव है, तो राज्यों के आंकड़े क्या होंगे। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आंकड़े पेश कर पाना मुश्किल है। इस पर पीठ ने कहा कि उन्हें कुछ राज्यों से आंकड़े मांगे हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मोदी के पुतिन को दिए संदेश को फ्रांस और अमेरिका का भी समर्थन। पिछले हफ्ते संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश कि यह युद्ध का नहीं है पश्चिमी देशों को खूब भाया है। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के संकेत के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने भाषण में मोदी के कथन को सही ठहराते हुए रूसी राष्ट्रपति पर दबाव बनाने की कोशिश की है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी मोदी के कथन को सही ठहराया है। इससे पहले अमेरिका के एनएसए जैक सुविल ने भी भारतीय प्रधानमंत्री के संदेश का स्वागत किया था। अमेरिका व पश्चिमी देशों के मीडिया ने मोदी के उक्त बयान को रूस पर भारत के कम होते भरोसे के तौर पर भी देखने की कोशिश की है। हालांकि विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस तरह के किसी भी बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता अमेरिका यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को यूक्रेन के पीएम डेनिस शमिहल से मुलाकात जरूर की है। जयशंकर ने यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर भारत की स्थिति स्पष्ट की है कि मौजूदा संकट का समाधान कूटनीतिक और बातचीत से ही हो सकता है। भारत पूर्व में भी कई मंचों से इस बात को दोहरा चुका है। नेक्स्ट न्यूज है कि पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बने रतन टाटा, मुंडा व थॉमस। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष करिया मुंडा और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी नामित किए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक में इस फंड के ट्रस्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नए ट्रस्टी रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यों को आपात स्थिति में बेहतर और व्यापक सोच के साथ काम करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने बुधवार को कहा कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड में योगदान देने के लिए देशवासियों के योगदान की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी पीएम केयर्स फंड के कामकाज को व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगी। ट्रस्टी ने पीएम केयर्स फंड के सलाहकार बोर्ड में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक आनंद शाह समेत प्रतिष्ठित शख्सियतों को नामित करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बिजनेस पेज में कि सेमीकंडक्टर निर्माण पर 50% वित्तीय मदद। सरकार सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए अब सेमीकंडक्टर से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर लागत की 50% राशि वित्तीय सहायता के रूप में देगी। पहले यह सहायता 30 से 50% की थी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। फैसले के मुताबिक सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए परियोजना लागत की 50% की वित्तीय सहायता दी जाएगी। डिस्प्ले फैब स्थापित करने की परियोजना पर भी लागत की 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी और सौर उपकरणों की पीएलआई भी मंजूर।
अब ये पीएलआई क्या होता है? देखिए, पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जब भी आप कह सकते हैं कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम या योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्माण उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना था। देश में पीएलआई स्कीम के लिए 13 क्षेत्रों का चुनाव किया गया था। कैबिनेट कमेटी ने सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों का देश में ही निर्माण करने की 19,500 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह का कहना है कि सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में इस योजना से आत्मनिर्भर होकर भारत हर वर्ष 1.40 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी बचत करेगा। 2020 में कोरोना महामारी और चीन के साथ रिश्ते खराब होने के बाद देश में सौर ऊर्जा के लिए जरूरी सोलर पीवी सेल्स के निर्माण को बढ़ावा देने पर विचार किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया है। एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 7% कर दिया है। पहले ये 7.2% रखी गई थी। एडीबी ने दूसरी पूरक एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 में कहा है कि ज़्यादा महंगाई और सख्त मौद्रिक नीति के कारण विकास दर में कमी की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में वार्षिक आधार पर 13.5% की वृद्धि रही है, जो सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। बीते सप्ताह फिच रेटिंग्स ने भी भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और 1986 में भारत इसका सदस्य बना था और वर्तमान में भारत चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसका टोटल सदस्य हैं इसमें 68, जिसमें कि 48 एशिया के हैं और बाकी बाहर के हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के भले के लिए की गई थी कि उनका देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज पर तुर्की ने यूएनजीए में कश्मीर की चर्चा छेड़ी तो भारत ने दिखाया आईना। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान कश्मीर की चर्चा छेड़ते हुए वहां स्थापित शांति व संपन्नता की कामना की तो भारत ने कुछ ही घंटे बाद उसके विदेश मंत्री के समक्ष साइप्रस का मुद्दा उठाते हुए आईना दिखा दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने मंगलवार को महासभा को संबोधन के दौरान कहा कि भारत और पाकिस्तान की आज़ादी व संप्रभुता के 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच शांति व एकजुटता स्थापित नहीं हो सकी है। हमारी प्रार्थना है कि कश्मीर में स्थायी शांति व संपन्नता स्थापित हो। पाकिस्तान के अलावा एर्दोगन ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की चर्चा करते रहते हैं। भारत भी तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और अपनी नीतियों में झांकने की सीख देता रहता है। पुतिन का संकेत, परमाणु हमले का दे सकते हैं आदेश। यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी देश रूस को बर्बाद करना चाहते हैं। संकेत दिया है कि रूस को बचाने के लिए वह परमाणु हमले का आदेश भी दे सकते हैं। पुतिन ने रूस के 20 लाख आरक्षित सैनिकों में से 3 लाख को युद्ध के लिए यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। ये सैनिक यूक्रेन के डोनबास पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने पहली बार आरक्षित सैनिकों की तैनाती का निर्णय लिया है। यूक्रेन में इसी माह रूसी सेना के कब्जे वाली हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन छीने जाने को पुतिन ने गंभीरता से लिया है। हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में पुतिन ने यूक्रेन में गंभीर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने कहा कि इस रूस की अखंडता को खतरा पैदा किया गया तो हर कदम उठाया जाएगा। I2U2 ने आर्थिक साझेदारी प्रगाढ़ करने की जताई प्रतिबद्धता। भारत समेत 4 देशों के समूह I2U2 ने आर्थिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई है। समूह ने
कृषि और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का जायजा लिया तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार संभावित परियोजनाओं का भी समीक्षा इसमें की गई है। I2U2 में भारत के अलावा इजराइल यानी कि इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई हैं। इसके सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर मंगलवार को बैठक की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बयान में बताया कि विदेश मामलों के अंडर सेक्रेटरी जॉन्स डब्ल्यू फर्नांडिस ने I2U2 समूह के अपने समकक्षों भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव दम्भू रवि, इजरायली विदेश मंत्रालय में महानिदेशक एलन उपजिस व यूएई के विदेश मंत्री अहमद बिन अली अल साघे से मुलाकात की है। बयान में कहा गया कि समूह इस वर्ष जुलाई में हुए शिखर सम्मेलन के विमर्श को सफल बनाने के लिए प्रसारित है। चलिए, तो ये आज का यानी 22 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।